वेलकम स्टूडेंट। आज का जो हम लोग का यूनिट है वो है बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में भी इससे बहुत क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो डायरेक्ट स्ट्रेस पढ़ा था, टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव डायरेक्ट स्ट्रेस पढ़ा था, जो कि रेसिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन पर यूनिट एरिया, वो एक्सियल लोडिंग जब लगता है तो हम लोगों ने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था। अब ये बेंडिंग स्ट्रेस क्या है, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस क्या है इसको समझते हैं। ये कोई बीम है, सिंपली सपोर्टेड कोई बीम है, इसके ऊपर जैसे ये यूडीएल लग रहा है। ये यूडीएल क्या चाहेगा, ये यूडीएल चाहेगा इस बीम को इस तरह से बेंड करना, और किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो सबसे ज़्यादा उसमें जो बेंडिंग मोमेंट डेवलप करता है वो कहाँ पे डेवलप करता है, मिड सेक्शन पे। किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे इस बीम को तोड़ना चाहेगा, ठीक है। तो हर एक फाइबर पे आप लोग देख रहे होंगे, जैसे ऊपर वाले फाइबर पे कंप्रेसिव दब रहा है और नीचे वाला फाइबर क्या हो रहा था, इलोंगेट हो रहा था। इस तरह से टेंसाइल स्ट्रेस उस पर डेवलप कर, टेंसाइल फोर्स पर डेवलप कर रहा था। तो ये जो टूट रहा है, हर एक फाइबर इस टूटने के टेंडेंसी को क्या करता है, अपने आप में रेसिस्ट करता है। यहाँ पे बहुत सारा फाइबर है, कुछ भी मटेरियल का हो सकता है, स्टील, एल्यूमिनियम, टिम्बर, कुछ भी मटेरियल का हो सकता है। इस मटेरियल का हर एक फाइबर इस टूटने के प्रवृत्ति को रोकना चाह रहा है, ठीक है। तो ये जो रोकने का प्रवृत्ति है पर यूनिट एरिया, इस तरह का जो स्ट्रेस होगा उसी स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो रेसिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन या फिर टूटना, रेसिस्टेंस अगेंस्ट बेंडिंग पर यूनिट एरिया इज टर्म्ड एज बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस अगर ऊपर वाले फाइबर में हम लोग देखें तो ये कंप्रेस होना चाह रहा है तो ये कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस, और नीचे वाले फाइबर पे देख रहे हैं तो ये इलोंगेट होना चाह रहा है, टूटना चाह रहा है तो ये टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस। एक ही टाइम पे दोनों अलग अलग नेचर का, कंप्रेसिव और टेंसाइल दोनों अलग अलग नेचर का बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंडेंट हुआ, जैसे कि इसका अगर डायग्राम देखें, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखें तो किस पे डिपेंडेंट था, बेंडिंग मोमेंट पे। बेंडिंग मोमेंट वो डिसाइडिंग फैक्टर था जिसके वजह से ये स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड हो रहा है। तो सबसे अधिक, जैसे इस केस में हम लोग देखें तो सबसे अधिक बेंडिंग, हर एक सेक्शन पे अलग अलग इंटेंसिटी का बेंडिंग मोमेंट डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो सबसे अधिक बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे डेवलप कर रहा है, मिड सेक्शन पे। तो मिड सेक्शन के अलोंग, पर्टिकुलर सेक्शन के अलोंग इस सेक्शन को काटे और इस साइड से अगर हम लोग देखें इस तरह से रेक्टेंगुलर होगा उसका सेक्शन, यहाँ पे कुछ ना कुछ बी होगा और ये डी होगा, बी उस डायरेक्शन में, ये बी और ये डी। तो इसके अलोंग स्ट्रेस का वेरिएशन, ऊपर वाले फाइबर पे किस तरह का स्ट्रेस आ रहा था, कंप्रेसिव, और नीचे वाले फाइबर पे किस तरह का स्ट्रेस आ रहा था, टेंसाइल, ठीक है। तो इस डेप्थ के अलोंग स्ट्रेस का वेरिएशन होता है, इस डेप्थ के अलोंग स्ट्रेस का वेरिएशन। एक पॉइंट एक ऐसा आता है जिसपे किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं है, जैसे देखिए ऊपर वाले फाइबर पे सबसे अधिक कंप्रेसिव स्ट्रेस है, इसको पॉजिटिव हम लोग मानते हैं। नीचे वाले फाइबर पे, नीचे वाले न्यूट्रल एक्सिस, जो न्यूट्रल पॉइंट है, इसके नीचे वाले स्ट्रिप में कैसा स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, टेंसाइल, इसको नेगेटिव हम लोग बोल रहे हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस जैसे जैसे हम लोग घटते जा रहे हैं, जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। और एक ऐसा पॉइंट आया जिसपे नाइदर कंप्रेसिव स्ट्रेस है नाइदर टेंसाइल स्ट्रेस है। इस तरह का पॉइंट थ्रू आउट द सेक्शन, अगर थ्रू आउट द सेक्शन हम लोग मिला दे, अगर इस बेंडिंग मोमेंट के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ का बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम होगा अपना, इस बेंडिंग मोमेंट के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ का अपना बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम होगा इस तरह से। तो हर एक इस तरह से न्यूट्रल पॉइंट को मिलाए तो एक एक्सिस आएगा, इसी एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी एक्सिस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस, जिसपे कि किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होता है, नाइदर कंप्रेसिव नाइदर टेंसाइल, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, सिंपल बेंडिंग का कुछ एजम्पशन है। ये एजम्पशन आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हूबहू पूछ देता है, राइट डाउन द एजम्पशन इन द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। तो एजम्पशन क्या है, कुछ इस प्रकार का है। पहला एजम्पशन, द मटेरियल ऑफ द बीम इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, ठीक है। तो जो बीम हम लोग बेंडिंग में यहाँ पे यूज़ करेंगे वो बीम कैसा रहना चाहिए, होमोजीनियस, मतलब कि इसका जो मटेरियल का प्रॉपर्टी है वो थ्रू आउट एक ही काइंड का रहना चाहिए, मटेरियल थ्रू आउट द लेंथ एक ही तरह का रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग
अगर एल्युमिनियम यूज़ कर रहे हैं, स्टील यूज़ कर रहे हैं, तो सभी जगहों पे स्टील ही रहना चाहिए। जैसे एल्युमिनियम यूज़ कर रहे हैं तो सभी जगह पे एल्युमिनियम ही रहना चाहिए, ठीक है। और आइसोट्रोपिक क्या होता है कि इलास्टिक प्रॉपर्टी हर एक डायरेक्शन में इलास्टिसिटी सेम में रहना चाहिए। जैसे एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में या जेड डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन में इलास्टिसिटी क्या रहना चाहिए, सेम। जैसे हम लोग वुड का बात करते हैं, टिम्बर का, तो उसका इलास्टिसिटी हर एक डायरेक्शन में सेम नहीं है। एक्स डायरेक्शन में कुछ अलग है, वाई डायरेक्शन में कुछ अलग है, तो वो आइसोट्रोपिक मटेरियल नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग को मटेरियल यूज़ करना है सिंपल बेंडिंग को समझने के लिए, वो सिंपल बेंडिंग का एजम्पशन ही क्या है कि मटेरियल कैसा रहना चाहिए, होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक। तभी जाके जो डिरिवेशन है आगे जाके बेंडिंग मोमेंट का, सिंपल बेंडिंग का, बेंडिंग स्ट्रेस का, वो डिराइव्ड हो पाएगा। अगले एजम्पशन पे आते हैं। द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम इन कंप्रेशन एंड टेंशन, ठीक है। जैसा कि अभी बताया पिछले स्लाइड में कि बेंडिंग स्ट्रेस में एक ही समय पे ऊपर वाले फाइबर पे कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो रहा था, नीचे वाले फाइबर पे टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो रहा था। तो कंप्रेशन वाले साइड में एरिया में और टेंसल वाले एरिया में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू, जैसे कि स्टील है, माइल्ड स्टील है, उसका वैल्यू 2.1 × 10⁵ है, तो कंप्रेशन में भी वही रहना चाहिए और टेंशन में भी वही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई और एलॉय का मटेरियल कोई दूसरे मटेरियल के साथ मिक्सअप करके हम लोग टेंशन में अलग मटेरियल यूज़ कर लिए, कंप्रेशन में नहीं, ऐसा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तीसरा एजम्पशन क्या है, द ट्रांसवर्स सेक्शन विच वेयर प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। उसका जो ट्रांसवर्स सेक्शन है यानी परपेंडिकुलर सेक्शन है, वो बेंडिंग के पहले जैसा प्लेन था, उसी वही जो उसका शेप है उसका चेंज नहीं होगा बेंडिंग के बाद भी। ऐसा नहीं कि डिस्टॉर्ट होकर शेप कोई और ले लिया, अगर वो प्लेन है वो प्लेन नहीं होके कोई और शेप नहीं ले, ये इसका एजम्पशन है। प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत डिस्टॉर्ट होता है, लेकिन एजम्पशन हमको क्या लेना है कि वो आफ्टर बेंडिंग भी प्लेन ही रहेगा। अगला है क्या है, द बीम इज इनिशियली स्ट्रेट एंड all longitudinal filaments bent into circular arc with a common center of curvature। इनिशियली जो बीम है वो कैसा रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। इनिशियली बीम स्ट्रेट रहेगा इस तरह का, जब लोडिंग अप्लाइड नहीं हो रहा है। जब लोड अप्लाइड होता है तो अगर उसमें थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन इस तरह से आएगा तो एक सर्कुलर आर्क में ये बेंड होगा और इसका एक कॉमन सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक सेंटर पॉइंट होगा, ठीक है। इस तरह से कॉमन सब रेडियस जो हर एक पॉइंट से होगा उसका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वो बोल रहा है। उसके बाद अगला जो एजम्पशन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लार्ज कंपेयर्ड विद द डायमेंशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन। इसका रेडियस जो होगा, जैसे कि यहाँ पे रेडियस हम लोग कंसीडर करते हैं, इसका रेडियस बहुत बड़ा होगा कंपेयर टू इसका डायमेंशन। इसका क्रॉस सेक्शन डायमेंशन अगर देखें इस व्यू से, अगर देखें इसका, तो बी और डी के कंपैरिजन में इसका रेडियस बहुत ज्यादा लार्ज है, ठीक है। अगला एजम्पशन क्या है, ईच लेयर ऑफ द बीम इज फ्री टू एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द लेयर अबव और बिलो इट। मतलब कि हर एक लेयर में जैसे अलग अलग इंटेंसिटी का स्ट्रेस डेवलप कर रहा है यहाँ पे, तो हर एक लेयर फ्री है एक्सपेंड होने के लिए या कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। ऊपर वाला लेयर जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, नीचे वाला लेयर एक्सपेंड होगा। कोई लेयर एक दूसरे को रोकेगा नहीं प्रैक्टिकली, लेकिन ऐसा होता नहीं। हर एक लेयर एक दूसरे से कोई ना कोई मॉलिक्यूलर बॉन्ड बना के है तो शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड जरूर करेगा। लेकिन यहाँ पे एजम्पशन क्या करने बोल रहा है, शियर को यहाँ पे नलीफाई करके हर एक लेयर इंडिपेंडेंट है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए या फिर एक्सपेंड होने के लिए, ठीक है। ये एजम्पशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप मेमोराइज कर जाइए, 4 बार 5 बार लिख के इसको मेमोराइज कर जाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन में हूबहू एजम्पशन पूछा जाता है थ्योरी में। अब जैसा कि बताया कि ये जैसे बीम है, इस बीम में लोड लग रहा है, इस बीम में लोड लग रहा है, तो अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग इंटेंसिटी का बेंडिंग मोमेंट डेवलप करेगा, ठीक है। और इस बेंडिंग, जितना ज्यादा बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे डेवलप करेगा उतना ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेस भी डेवलप होगा, ठीक है। जैसे इस सेक्शन मिड सेक्शन का बात करें यहाँ पे मिड सेक्शन का बात करें तो इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस होगा, इस पॉइंट पे के स्ट्रेस की तुलना में इसका इंटेंसिटी बहुत कम होगा और इसका इंटेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका इंटेंसिटी कम होगा। सिमिलरली टेंशन में भी इसका इंटेंसिटी कम होगा, इसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा।
तो हम लोग क्रिटिकल सेक्शन के बारे में ही बात करते हैं। कोई भी सेक्शन डिज़ाइन जो करते हैं, अगर वो कैपेबल है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर के स्ट्रेस को सहने के लिए, तो वो 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर का स्ट्रेस को सही लेगा। ठीक है, तो हम लोग मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस के लिए अगर कंप्रेशन में या फिर टेंशन में, इसके लिए डिज़ाइन करते हैं किसी भी बीम को। अगर इस मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए बीम डिज़ाइन हो गया, तो ये कम स्ट्रेस वाले वैल्यू को आराम से वो क्या कर लेगा, सह लेगा। तो हम लोग हमेशा कहीं भी बात करेंगे तो क्रिटिकल सेक्शन जो चूज करेंगे वो क्या होगा, जहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो रहा होगा। इस पूरे चैप्टर में, पूरे यूनिट में एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, M/I इक्वल्स टू स्ट्रेस बटे वाई इक्वल्स टू E बटे R। ये फॉर्मूला पे बेस्ड ही सारा आपका न्यूमेरिकल बनेगा, जहाँ पे M क्या है, मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट जिस सेक्शन पे हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है। जैसे ये क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस कंप्रेसिव भी हो सकता है या टेंसाइल भी हो सकता है। ठीक है, जिस सेक्शन पे बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है उस पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट, जैसे इस पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे हम लोग निकाल रहे हैं, तो मिड पॉइंट पे इस तरह के केस में बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, WL²/8। ठीक है, जैसे कैंटिलीवर बीम रहेगा, उसका क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे होगा, जहाँ पे सपोर्ट है, तो WL²/2। तो जिस सेक्शन पे या फिर जिस क्रिटिकल सेक्शन पर हम लोग को बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है, ये वैल्यू निकालना है बेंडिंग स्ट्रेस का, ये कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस और ये टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस, उस सेक्शन पर कितना बेंडिंग मोमेंट डेवलप करेगा, वो है वैल्यू क्या, M। ठीक है, I क्या है, इसको अगर काट के हम लोग इस तरह से देखें, बीम अगर 3 डायमेंशन में देखें तो कहीं ना कहीं इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। इस पे रेट लोडिंग लग रहा है और ये सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड। हम लोग फ्रंट व्यू देख रहे थे, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा था ये डायमेंशन, लेंथ और डेप्थ दिखाई दे रहा था, लेंथ और डेप्थ, ये विड्थ इस डायरेक्शन में है। तो पर्टिकुलर इस सेक्शन का अगर बात करें, पर्टिकुलर इस सेक्शन का बात करें, तो इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट M वो ले लिए, और इस पर्टिकुलर सेक्शन पे जो B और D है उसके कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I का वैल्यू BdQ/12। अगर रेक्टेंगुलर केस है तो BdQ/12। उस पर्टिकुलर सेक्शन पे किस तरह का B और D है, अगर थ्रू आउट द सेम डायमेंशन है तो कहीं का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले सकते हैं। लेकिन अगर डायमेंशन चेंज हो रहा है, जैसे कि हम लोगों ने अपना क्या ये विक्रमशिला सेतु देखे हैं, इस तरह से बनाया गया है, आगे इस तरह से गया है, तो हर एक सेक्शन पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया B और D क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। ठीक है, वो चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि उतने सबसे ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ पर डेवलप करेगा, सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे होगा। और कैंटिलीवर, ये 2-वे कैंटिलीवर है, 2-वे कैंटिलीवर में सबसे अधिक बेंडिंग मोमेंट सपोर्ट के पास डेवलप होगा, WL²/2। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है एरिया का वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो मटेरियल थोड़ा इकोनॉमिकली यूज हो, इसलिए यहाँ का जो डायमेंशन है B और D ये ज़्यादा है बाकायदा इस पॉइंट के डायमेंशन से। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है। लेकिन बीम का अगर बात करें तो इसका जैसे कि थ्रू आउट द लेंथ सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो हम लोग सिंपली क्या पुट कर सकते हैं, BdQ/12। ठीक है, अब आते हैं M को समझ गए, I को समझ गए। अब ये सिग्मा B क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस है, ये डायरेक्ट स्ट्रेस नहीं है, बेंडिंग स्ट्रेस है। और Y क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से वो पॉइंट जहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है। जैसे न्यूट्रल एक्सिस ये है इस बीम का, इस न्यूट्रल एक्सिस से वो पॉइंट इधर कंप्रेशन में जाए, तो ये अगर टोटल डिस्टेंस, ये डेप्थ D है, ये D/2। अगर टेंशन में इस फाइबर पे निकालना हो तो कितना हो जाएगा, ये भी D/2। तो मैक्सिमम स्ट्रेस का हम लोग बात करेंगे, जैसे स्ट्रेस का वेरिएशन इस तरह से हो रहा है, तो यहाँ का जो स्ट्रेस होगा वो थोड़ा कम ही होगा, यहाँ का स्ट्रेस और कम होगा, यहाँ पे तो 0 होगा, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो जब भी हम लोग बात करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, वो मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए डिज़ाइन करते हैं, B और D। या फिर निकालना भी होगा मैक्सिमम स्ट्रेस, अगर निकालने बोला जाए तो मैक्सिमम स्ट्रेस किस पॉइंट पे डेवलप करेगा, या तो अपर मोस्ट फाइबर या फिर लोअर मोस्ट फाइबर। अगर साइमेट्रिकल सेक्शन है तो इंटेंसिटी या फिर मैग्नीट्यूड बेंडिंग स्ट्रेस का कंप्रेशन में या फिर टेंशन में, दोनों में क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि y का वैल्यू इस डायरेक्शन में भी D/2, इस डायरेक्शन में भी D/2। लेकिन साइन जो है वो अपोजिट हो जाएगा, वो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, मतलब वो कंप्रेसिव है और ये टेंसाइल स्ट्रेस। तो y किसको बोलते हैं, जिस फाइबर पे, जैसे अपर मोस्ट फाइबर पे, जिस फाइबर पे बेंडिंग स्ट्रेस निकाला जा रहा है
न्यूट्रल एक्सिस से उस फाइबर का डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, y। ठीक है, y समझ में आ गया। E क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल, r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जिस तरह से अगर ये सर्कुलर आर्क में टूटेगा प्योर बेंडिंग के केस में, तो इसका एक पर्टिकुलर कर्वेचर होगा, सेंटर होगा। तो इस पॉइंट से न्यूट्रल एक्सिस, जैसे ये न्यूट्रल एक्सिस है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, r। ठीक है, अगर ये सर्कुलर प्योर बेंडिंग के केस में सर्कुलर आर्क में टूटा तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, r। अब आते हैं, ये जो एक्सप्रेशन था m/i इक्वल्स टू स्ट्रेस बटे y इक्वल्स टू E/r, इसके प्रूफ पे ये आया कहाँ से एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग प्योर बेंडिंग का, पहले प्योर बेंडिंग होता क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं। प्योर बेंडिंग वैसे सिचुएशन को बोलते हैं जिस सेगमेंटल लेंथ में सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप करे, वो कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट डेवलप करे और शियर फोर्स का वैल्यू उस पर्टिकुलर सेगमेंट में जीरो हो। कहने का मतलब क्या, कि अगर इस तरह का कोई पर्टिकुलर केस देखा जाए, यहाँ पे एक लोड लग रहा है और ये लेंथ बराबर है, ये लोड और ये लोड बराबर है, कुछ इस तरह का कोई भी वैल्यू हो सकता है, ये लेंथ बराबर हो। अगर इसका शियर फोर्स डायग्राम देखें, इस तरह का होगा। अगर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखें, इस तरह का होगा। तो पर्टिकुलर सेगमेंट ए और बी के बीच में शियर फोर्स क्या है, जीरो, और पर्टिकुलर सेगमेंट ए और बी के बीच में बेंडिंग मोमेंट कैसा है, कांस्टेंट, मतलब कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है। तो बेंडिंग मोमेंट जिस सेगमेंट में कांस्टेंट हो और शियर फोर्स उस सेगमेंट में जीरो हो, उसी सिचुएशन को प्योर बेंडिंग का केस माना जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को डिराइव्ड करने के लिए प्योर बेंडिंग का केस होना जरूरी है। अब प्योर बेंडिंग का केस एक पहले जब लोडिंग नहीं लग रहा था, तो इस तरह का कोई एक सेगमेंट कंसीडर करते हैं, सपोज न्यूट्रल एक्सिस यहाँ से कहीं ना कहीं पास हो रहा होगा। एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं dy थिकनेस का y डिस्टेंस पे, फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस कितने डिस्टेंस पे, y डिस्टेंस पे, और इसका थिकनेस कितना है, dy। ठीक है, ये जब बेंडिंग नहीं हो रहा है, जब प्योर बेंडिंग होगा इस सेगमेंट का, सपोज इसका लेंथ dx है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ इसका dx है, तो एक सर्कुलर आर्क में बेंड होगा, जैसा कि एजम्पशन में हम लोगों ने देखा कि एक कॉमन सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और ये कैसे बेंड करेगा, एक सर्कुलर आर्क में बेंड करेगा। तो स्ट्रिप जो है वो कहीं ना कहीं इलोंगेट होगा, क्योंकि नीचे है वो, अगर ऊपर रहता तो क्या होता, कंप्रेस होता। और न्यूट्रल एक्सिस पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस पे किसी तरह का नाइदर कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, नाइदर टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। तो न्यूट्रल एक्सिस पहले जितना था dx लेंथ का, अभी भी उतना ही रहेगा। इसका जो लेंथ होगा Na का, वो dx ही रहेगा। इसके ऊपर वाला फाइबर थोड़ा छोटा हो जाएगा क्योंकि ये कंप्रेस हो रहा है, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला फाइबर थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये क्या हो रहा है, इलोंगेट हो रहा है। ऊपर वाले न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाले फाइबर पे कंप्रेशन, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाले फाइबर पे टेंशन, और न्यूट्रल एक्सिस पे, इस न्यूट्रल एक्सिस पे किसी भी तरह का स्ट्रेस जनरेट नहीं करेगा। इसका एक कॉमन सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सपोज O, और यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा होगा, और ये न्यूट्रल एक्सिस से ये डिस्टेंस, ये रेडियस ऑफ द कर्वेचर r इसको मानते हैं। ठीक है, बिफोर बेंडिंग जो Na का लेंथ था, इस स्ट्रिप का कुछ नाम दे देते हैं, सपोज CD नाम दे देते हैं, CD। तो इनिशियली Na का जितना लेंथ था, जब बेंडिंग नहीं डेवलप हो रहा था, Na का जितना लेंथ था उतना ही लेंथ किसका होगा, CD का। इनिशियली Na, सपोज का लेंथ Na इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू dx, सबका लेंथ क्या है, बराबर। लेकिन आफ्टर बेंडिंग, जब ये सर्कुलर आर्क में बेंड हुआ, उस समय क्या होगा, Na का लेंथ तो चेंज नहीं होगा, लेकिन CD का लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो आफ्टर बेंडिंग अगर Na का लेंथ इस r और थीटा के टर्म में लिखा जाए, तो आफ्टर बेंडिंग जो Na का लेंथ होगा वो अभी भी dx ही है, और वो r और थीटा के टर्म में लिखा जाए तो r इंटू थीटा हो जाएगा इसका लेंथ। अगर ये डिस्टेंस r है और ये थीटा बन रहा है, तो ये जो लेंथ होगा dx का, Na का, वो कितना हो जाएगा, r इंटू थीटा। ठीक है, लेकिन इसका जो लेंथ है CD का,
वो थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। ये स्ट्रिप कितने डिस्टेंस पे माने थे न्यूट्रल एक्सिस से, y डिस्टेंस पे, तो ये जो डिस्टेंस कितना है वो y है। तो अब इसका जो लेंथ है स्ट्रिप का सेंटर ऑफ कर्वेचर से r प्लस y, और इसका जो लेंथ होगा वो r प्लस y इंटू थीटा। लेंथ ऑफ द सी डी इक्वल्स टू r प्लस वाई इंटू थीटा, ये हो जाएगा। तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ, सी डी में चेंज इन लेंथ कितना है, चेंज इन लेंथ ऑफ सी डी, लेयर सी डी। तो फाइनल लेंथ जैसे क्या था, और इनिशियल लेंथ एन ए का या फिर सी डी का दोनों सेम था, और एन ए और सी डी का लेंथ अगर डी एक्स है और डी एक्स इसके बराबर है आर थीटा के बराबर, इसको आप सॉल्व करें तो वाई थीटा आता है। चेंज इन लेंथ कितना आ गया, वाई थीटा। तो स्ट्रेन इन द लेयर सी डी, स्ट्रेन इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। स्ट्रेन इन लेयर सी डी इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ वाई थीटा। एक्चुअल लेंथ ऑफ द सी डी, शुरू में कितना लेंथ था, एन ए के बराबर, और एन ए का लेंथ अगर आर थीटा और आर के टर्म में बोला जाए तो आर थीटा, और यही एन ए इक्वल्स टू इनिशियली सी डी के बराबर था बिफोर बेंडिंग अगर बोला जाए, तो आर थीटा इसको लिख सकते हैं। तो वाई बटे आर, ये क्या आया, स्ट्रेन इन द फाइबर सी डी, ये स्ट्रेन इन द फाइबर सी डी आया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को क्या लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैन बी रिटन एज इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस को रहने देते हैं, स्ट्रेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको E इक्वल्स टू, स्ट्रेस को रहने देते हैं, स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, y बटे r, ये लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, E बटे r इक्वल्स टू स्ट्रेस बटे y। ठीक है, इस डेरिवेशन का ये वाला टर्म प्रूफ हो चुका है। अब बस एक टर्म बच रहा है m बटे आई। ठीक है, इसको भी प्रूफ करेंगे, पहले इसको आप लोग नोट करिए, समझिए। अभी तक हम लोगों ने देखा E बटे आई, E बटे आर इक्वल्स टू स्ट्रेस बटे वाई, ये प्रूफ करके आ चुका है। तो किसी भी फाइबर में जो स्ट्रेस होगा वो ये लिख सकते हैं, ई वाई बटे आर, ये लिख सकते हैं। इस फाइबर में जो स्ट्रेस डेवलप करेगा वो ई वाई बटे आर। ठीक है, इस फाइबर में अगर फोर्स हम लोग बात करें, स्मॉल स्ट्रिप का जो एरिया है इस सेगमेंट का, जो इस सेगमेंट में जो स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर किया है डिस्टेंस ऑफ वाई, जिसका थिकनेस डी वाई है, लेंथ डी एक्स है, सपोज करते हैं उसका एरिया डी ए है। ठीक है, तो उस स्ट्रिप पे जो फोर्स डेवलप करेगा, फोर्स ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट, फोर्स डेवलप्ड ऑन दैट स्ट्रिप, वो कितना होगा, स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रिप का बात करें तो एरिया स्ट्रिप का कितना है, डी है, तो इस स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं, ई वाई बटे आर इंटू डी ए। ठीक है, फोर्स डेवलप कर रहा है, और वो स्ट्रिप जो है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट एक मोमेंट भी जनरेट करेगा। वो मोमेंट का इंटेंसिटी क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस न्यूट्रल एक्सिस से इस स्ट्रिप का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, वाई। मोमेंट ऑफ दैट स्ट्रिप अबाउट न्यूट्रल एक्सिस इक्वल्स टू, ये फोर्स का टर्म है, डीएफ का टर्म है, डीएफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी वाई से मल्टीप्लाई फिर से करते हैं इस एक्सप्रेशन को, तो मोमेंट निकल जाएगा। मोमेंट इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो स्ट्रिप का फोर्स क्या है, ई वाई बटे आर डी ए इंटू, एक बार और वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ई वाई स्क्वायर बटे आर इंटू डी ए। उस स्मॉल स्ट्रिप पे डेवलप्ड जो मोमेंट है वो कितना है, ई वाई स्क्वायर डी ए इंटू डिवाइडेड बाय आर। तो होल सेक्शन पे जो मोमेंट डेवलप कर रहा है उस मोमेंट का वैल्यू उस स्मॉल स्ट्रिप पे डेवलप कितना कर रहा है, ई वाई स्क्वायर बटे आर इंटू डी ए। तो होल सेक्शन पे जो मोमेंट डेवलप करेगा उसको क्या करेंगे, मोमेंट ऑन द होल सेक्शन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे इस टर्म को, ई बटे आर वाई स्क्वायर इंटू डी ए।
इस कांस्टेंट वाले टर्म को बाहर अगर हम लोग करें, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी ए, ये क्या हो जाएगा, डी ए इंटू वाई स्क्वायर करते तो इस स्मॉल एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है इस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, सिर्फ डी ए इंटू वाई स्क्वायर करते तो स्मॉल स्ट्रिप के एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चूंकि वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए हैं न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, चूंकि इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो होल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी ए, इसको क्या लिख सकते हैं, होल सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। ये आपका अप्लाइड मोमेंट है, रेसिस्टिव मोमेंट। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो एक रेसिस्टिव मोमेंट भी जनरेट करेगा, जिसको m मानते हैं, और ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो m इक्वल्स टू E बटे R, और इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। तो अब इसको हम लोग अरेंज करें, m बटे I इक्वल्स टू E बटे R, और E बटे R पहले से क्या है, किसके बराबर था, स्ट्रेस बटे y के बराबर। तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिराइव करने भी स्टेप्स आना चाहिए, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे बेस्ड आगे का सारा न्यूमेरिकल है। m बटे I इक्वल्स टू स्ट्रेस बटे y इक्वल्स टू E बटे R।